नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जहाज में बैठकर जा रहे हैं, कश्मीर नहीं बिहार जा रहे हैं। बिहार का यह प्रोग्राम उनका पहले से तय था और बिहार में चुनाव होने वाला है, यह तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, हर आदमी जानता है। पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारे 26 लोग मारे गए हैं, पूरे कश्मीर में तहलका मचा हुआ है। कल सारे कश्मीरी दुकानदारों ने सारी दुकानें अपनी बंद रखी। कश्मीर में ऐसा बंद अपने समय में मैंने भी नहीं देखा है और आतंकवाद के विरोध में ऐसा बंद तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। कश्मीर में बंद चल रहा है। हालत यह है कि लोग वहां से किसी भी तरह वापस लौट आना चाहते हैं, परेशान हैं। 26 घरों के दिए बुझ गए हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने ना तो कपड़े बदलने बंद किए। कल जो उनकी तस्वीरें आ रही थी, 2 या 3 अलग अलग ड्रेसेस में दिखाई दिए, वहां से आने के बाद, लौट के आने के बाद बड़ा शोर मचाया गया, अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, लौट आए, ये वो। लेकिन आज जो बिहार में उनकी रैली है, बिहार में जो उद्घाटन करना है, वो कार्यक्रम वो रद्द नहीं कर सकते थे। वो कार्यक्रम उनको करना ही था, क्योंकि बाकी दुनिया भाड़ में जाए, चुनाव नहीं रुकने चाहिए और चुनाव का प्रचार नहीं रुकना चाहिए। यही वजह है कि मैंने कहा था इस देश को एक फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए या फिर कश्मीर मामलों का एक ऐसा मिनिस्टर चाहिए जिसकी रुचि सरकार गिराने बनाने, पार्टी के अंदर ये वो में ना हो, जिसकी रुचि हिंदू मुसलमान 24 घंटे करने में ना हो, जो पूरा ध्यान कश्मीर के ऊपर दे सके। जिस तरह की चूक कल हुई है वैसी चूक दोबारा ना हो, इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन छोड़िए ये सब, प्रधानमंत्री जी हमारे जा रहे हैं बिहार, बढ़िया कपड़े, बढ़िया बातें और पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है कि वहां से कड़ा ऐलान होगा। अरे भाई, जब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा ऐलान करना है तो कश्मीर से कर लेते, चलो कश्मीर नहीं जाते, जम्मू से कर लेते। ये बिहार से कौन सा कड़ा ऐलान होगा? और इन ऐलानों से होगा क्या? शाम को 5:30 बजे मीटिंग होनी है, सर्वदलीय मीटिंग, बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट दलों के नेता होंगे। और राहुल गांधी अमेरिका का अपना दौरा कैंसिल करके इंडिया चले आए हैं। आज सीईसी की मीटिंग है, उसमें भी रहेंगे और उसके बाद शाम वाली जो सर्वदलीय बैठक है उसमें भी रहेंगे। लेकिन उस सर्वदलीय बैठक में हमारे मोदी जी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि भैया चुनाव प्रचार कैंसिल कीजिए और लौट के आइए, लेकिन वो अपना प्रोग्राम कैंसिल कभी नहीं करते। ना यहां इस्तीफे होते हैं और ना प्रोग्राम कैंसिल किए जाते हैं। मुंबई की घटना हुई थी, शिवराज सिंह पाटिल वहां गए थे और एक बार ड्रेस बदल लिया था, इतना शोर मचा था कि शिवराज सिंह पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था। और जो एनएसए थी उस समय, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इस समय ना अजित डोवाल, 80 साल के अजित डोवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र के एनएसए, बाकी जगहों पर आप देखिए कहीं 60 साल का एनएसए है, कहीं 65 साल का एनएसए है, कहीं 48 साल का एनएसए है। सबसे ज्यादा उम्र का चाइना में है, वो भी 72 ईयर्स का है। लेकिन हमारे यहां के एनएसए जो हैं वो 80 साल के हैं, 2 बार रह चुके हैं, तीसरी बार बनाया गया है। वो इस्तीफा नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अमित शाह के इस्तीफे की तो बात ही मत कीजिए। कहा जा रहा है कि 5 बहुत बड़े फैसले हुए हैं, पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है। समस्या यह है, लोग कश्मीर को जानते नहीं हैं, कश्मीर के बारे में नहीं जानते हैं और गोदी मीडिया को तो हर कदम को मास्टर स्ट्रोक बताना है। तो 5 बड़े फैसलों की बात की जा रही है कि 5 बड़े फैसले हुए हैं। चलो देख लेते हैं वो क्या फैसले हैं। पहला फैसला, हिंदी के सारे अखबारों में और हिंदी की सारी वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है कि 1960 की जो सिंधु वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल योजना है, उसको रद्द कर दिया गया। झूठ है। एबियंस वर्ड का यूज किया गया है, जो बयान आया था, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि अभी होल्ड पर रखा गया है, उसको स्थगित किया है। हद से हद सस्पेंड का यूज कर सकते हैं। रद्द तो किसी हाल में नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है मैं बताता हूं आपको। आपको लग रहा है कि यह ऐसे ही कोई योजना है, ऐसे ही कोई संधि है। अरे भैया, 1960 में जब हिंदुस्तान यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में यह संधि हुई थी, तो इसको ब्रोकर किसने कराया था? बीच में कौन था? गारंटर कौन था? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इस इंटरनेशनल ट्रीटी में शामिल है, नंबर 1। अब अगर आप इसको तोड़ते हैं तो पाकिस्तान भाग के जाएगा वर्ल्ड बैंक के ऊपर और वर्ल्ड बैंक आपसे सवाल पूछेगा। 6 महीने पहले भी कहा गया था कि सिंधु जल योजना के तहत पानी रोक दिया गया है। उसके पहले भी तमाम सारी बातें हो रही थी। वो जो निशिकांत दुबे है नफरती, वो नेहरू जी को लेके आ रहा था। मैं पूछ रहा हूं भैया, 5 साल तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, 10 साल मोदी जी की सरकार हो गई, 11वां साल चल रहा है और उसके बीच में 3 साल सरकार रही जनता पार्टी की, जिसके अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी और जनसंघ सब हिस्सा थे।
तो 10 और 5 15 और 13 3 18 साल तो आपकी सरकार रही है या आप सरकार में रहे हो। इसके अलावा वीपी सिंह की सरकार में भी आप शामिल थे। तो इस पूरे टाइम में इस ट्रीटी को आपने क्यों नहीं कैंसिल किया? इस पूरे टाइम में नफरती निशिकांत दुबे की जबान में पाकिस्तान को जहर पिलाने का काम नरेंद्र मोदी, वाजपेयी जी, वीपी सिंह की सरकार जिसका आप समर्थन कर रहे थे, मोरारजी देसाई की सरकार जिसका आप समर्थन कर रहे थे, इन सारे लोगों ने पाकिस्तान को यह पानी देने का काम क्यों किया? दुश्मन को दूध पिलाने की जो बात कर रहे हो, यह दूध तो 11 साल से मोदी जी भी पिला रहे हैं। इंटरनेशनल समझौते होते हैं, हवा में नहीं टूट जाते हैं, और वो भी खास तौर पे तब जब वर्ल्ड बैंक जैसा गारंटर वहां बैठा हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की है वो डील। तो यह सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट का मामला है। अगर यह डील तोड़ते हैं तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के मीडिया में चर्चा है, कल हामिद मीर जो पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा यह है कि अगर इंडिया वर्ल्ड बैंक की ब्रोकर की हुई सिंधु जल योजना को, सिंधु जल जो समझौता है हमारा, सिंधु वाटर ट्रीटी जो हमारी है, उसको तोड़ता है तो हम भी शिमला समझौता तोड़ सकते हैं। शिमला समझौते में तो कोई इंटरनेशनल बॉडी इन्वॉल्व भी नहीं थी, सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। इंदिरा गांधी थी वहां पर, वहां से भुट्टो साहब थे, इन लोगों के बीच में समझौता हुआ था, उसमें कोई इंटरनेशनल बॉडी शामिल नहीं है। और शिमला समझौते के बाद से ही पाकिस्तान के लिए कश्मीर के मामले को इंटरनेशनल मुद्दे पर ले जाना या फिर वहां पर जनमत संग्रह की मांग करना मुश्किल हो नहीं, खत्म हो गया था, कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि शिमला समझौते में उन्होंने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना था, और यह कहा था कि आगे हम कहीं भी कश्मीर पर कोई दावा नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए पाकिस्तान शिमला समझौते से पीछे हट जाता है तो फिर क्या होगा? रोज यूएनओ में इस पर बहस होगी, रोज यूएनओ में यह मामला जाएगा और नया सरदर्द आपके लिए बनेगा। तो जिसको नी जर्क रिएक्शन कहते हैं, उसमें एक तो आपने सिंधु जल ट्रीटी कर ली, दूसरा आपने क्या कहा, अटारी वाघा चेकपोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाता है। बहुत बढ़िया बात है। अटारी पे जो रोज शाम को आधे घंटे का जो पूरा खेल चलता है, आप लोगों ने देखा होगा, या तो डायरेक्ट देखा होगा या वीडियो देखा होगा। इधर के भी जो बीएसएफ के होते हैं, सिर के पास तक पैर ले जाके पटकना, निशान देना, बना जब म्यूजिक व्यूजिक होता है, आप जानते हैं, वो बंद हो जाएगा। उसके बंद होने से किसको फर्क पड़ जाएगा? आतंकवादी क्या कागज दिखाकर वाघा बॉर्डर से आते हैं? अरे उधर के लोग इधर नहीं आ पाएंगे तो इधर के लोग उधर भी नहीं जा पाएंगे, बंद हो जाएगा, उससे फर्क क्या पड़ना है। और सुन लीजिए, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी, तो फिर पाकिस्तान भी इजाजत नहीं देगा। और जो इस योजना के तहत आते हैं वो बंदूक लेके कोई गली गली से तो आते नहीं है, वो तो इस योजना के तहत बाकायदा कागज पत्तर लेके एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उनकी जांच होती है, वो कोई आतंकवादी तो होते नहीं है। आतंकवादी जिस रास्ते से आते हैं उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि दूतावास में रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा, यानी यहां पर वो नहीं रह सकते हैं, ऐसा कह दिया गया और उनको जाने को कहा जा रहा है। साथ में आप क्या कह रहे हैं? अपने भी जो रक्षा और सैन्य सलाहकार हैं उनको वापस बुला लेंगे। फायदा क्या हुआ? आपके जो रक्षा सैन्य सलाहकार वहां काम कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, उनके यहां नहीं कर पाएंगे, फायदा क्या हुआ? जरा मुझे आप समझा दीजिए, इससे क्या मिल जाएगा भारत को? दूतावास के कर्मचारियों की संख्या आप कम कर देंगे, वो भी कम कर देंगे, दोनों जगह दूतावास के कर्मचारी कम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इससे? उनका स्पाई रैकेट जो हिंदुस्तान के अंदर है वो बस्ट हो जाएगा। हर दूतावास में कुछ स्पाई होते हैं, लेकिन केवल दूतावास में स्पाई नहीं होते हैं, ये तो सब जानते हैं। क्या मिल जाएगा इससे? आखिरी बात आप देख लीजिए, कहा गया कि जो पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में हैं वो 48 घंटे में छोड़ दें। पाकिस्तान भी कह देगा 48 घंटे में हमारे यहां जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो छोड़ दें। और ये कौन से लोग छोड़ेंगे? आतंकवादी छोड़ेंगे। आतंकवादी जो कश्मीर के अंदर आ गए हैं 200 कहा जा रहा है, क्या वो कहेंगे हम पाकिस्तान से आए हैं, अब हम जा रहे हैं फ्लाइट में बैठ के? अरे जो लीगल तरीके से आए होंगे यहां पर बिजनेस के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए, वो चले जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये जो फैसले किए गए हैं इनसे फर्क क्या पड़ने वाला है? कोई एक्सपर्ट जरा मुझे समझा दे। बस ये है, हेडलाइन बन जाएगा, गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के करेगी कड़ा फैसला, कड़ा फैसला, कड़ा फैसला। अरे भाई कौन सा कड़ा फैसला? इससे मिल क्या रहा है आपको? इससे तो बहुत अच्छा होता, जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं, आर्मी के पुराने लोग कह रहे हैं कि सेना में नफरियों की कमी है, यानी सेना में सैनिकों की कमी है। अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, वो भी लिमिटेड भर्ती हो रहे हैं, परमानेंट भर्ती नहीं हो रहे हैं। इससे तो बहुत बढ़िया है कि आप इस समय 50,000 सैनिकों की भर्ती निकाल देते। कहा जा रहा है 1 सवा लाख की कमी है, 50,000 की भर्ती तुरंत निकाल देते और इतनी फास्ट करते कि 1 महीने के अंदर 50,000 के लोग हमारी सेना में भर्ती हो जाते और कश्मीर की सीमा पर जबरदस्त तरीके से आप रखवाली कर पाते। कश्मीर की सीमा से जो छुप छुपा के आतंकवादी आते हैं उन आतंकवादियों को रोक सकते।
कश्मीर के अंदर आप कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन, जिसको कासो कहते हैं, वो चला पाते। कश्मीर में जहां भी वो 200 आतंकवादी छिपे हैं उनको ढूंढ निकालते और इनका पूरा टेरर नेटवर्क बस कर देते, तब कोई बड़ी बात होती। हो सकता है आप कुछ हमले का प्लान बना लें, लेकिन पिछली बार के हमले की तरह हम जानते हैं, बालाकोट स्ट्राइक वगैरह, 10 दिन की खबर के अलावा उससे भी कुछ नहीं मिलता है, कुछ खत्म नहीं होता है। अगर बालाकोट की स्ट्राइक में सारे आतंकवादी खत्म हो गए थे तो फिर ये नए आतंकवादी आ कहां से गए? तो ये आपने कड़ा फैसला जो कर दिया वो अखरोट की तरह भी कड़ा नहीं है। कड़ा फैसला तब होता जब अपने देश की आर्मी के जो पुराने ऑफिसर्स हैं वो जो सारी बातें कर रहे हैं, पहले आप वो सुनते, आर्मी की ताकत बढ़ाते, नंबर 1। और नंबर 2 आप क्या करते? नंबर 2, पाकिस्तान को जो कंसेशंस मिले हुए हैं, जो सब्सिडीज मिली हुई हैं, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, व्यापार पूरी तरह से बंद कर दीजिए। और नहीं अगर व्यापार पूरी तरह से बंद कर सकते हैं तो जैसे अमेरिका ने सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया है, आप भी पाकिस्तान से जो सामान आपके देश में आता है उसके ऊपर लगा दीजिए, 100% टैरिफ लगा दीजिए। वो माल इस मार्केट में नहीं आ पाएगा, उनका फाइनेंशियल नुकसान होगा, तो कुछ बात समझ में आएगी। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप पाकिस्तान से लड़ना ही चाहते हैं तो लड़ लीजिए कायदे से, मैं तो सलाह नहीं दूंगा, लेकिन लड़ना चाहते हैं तो लड़ लीजिए कम से कम कायदे से, एक बार फैसला हो ही जाए। लेकिन ये जो नी जर्क रिएक्शन है, इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। मीडिया मैनेजमेंट होने वाला है, और मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक है। जो लोग कश्मीर घाटी में फंसे हुए थे उनके तमाम बयानात सामने आए हैं। चित्रा त्रिपाठी पहुंच गई कश्मीर में रिपोर्टिंग करने के लिए, और वहां पर हिंदू मुस्लिम भड़का रही थी। जब यह सवाल पूछा गया कि भाई इतनी सेना है भारत के पास जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन नहीं होगी या कश्मीर की पॉपुलेशन नहीं होगी, तो फिर वो आर्मी क्या कर रही है? आप कश्मीर में घुसते हैं, चप्पे चप्पे पर आर्मी होती है। श्रीनगर से पहलगाम जाएंगे अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेके तो 3-4 बार रास्ते में चेकअप हो जाता है। लेकिन वहां पर आर्मी क्यों नहीं थी? जब लोगों ने यह सवाल पूछना शुरू किया तो चित्रा त्रिपाठी को कश्मीरी पंडित याद आने लगे, 40 साल 35 साल पुरानी बात याद आने लगी। अमीश देवगन ने उस घटना पर जो व्यक्ति उपस्थित था उससे बात करनी शुरू की, जब उसने बताया कि वहां के जो मुसलमान ड्राइवर थे, होटल वाले थे, वो सारे लोग मदद कर रहे थे, तो बार बार उनसे कह रहा है प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा। अरे भाई वो कैमरा लगा के थोड़े बैठा हुआ था, गोली चली, बेचारा भागा वहां से, और भगा के लाने वाले, बचा के लाने वाले कश्मीरी थे वहां पर। कितने लोगों के आ चुके, मतलब बाकायदा वीडियो आया हुआ है जहां लोगों को खाना खिला रहे हैं, बिठा रहे हैं, कल मार्केट बंद रहा, कैंडल मार्च निकल रहा है, सब कुछ वहां पर हो रहा है। लेकिन सारे के सारे गोदी मीडिया का एक ही काम है, कैसे भी इसको हिंदू मुसलमान में बदलना। कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है कि एक कश्मीरी मुसलमान जो था उसने अपने जो पर्यटक थे उनको बचाने के लिए किस तरह से जान दे दी। पहले उसने आतंकवादियों से कहा कि भाई ये मासूम लोग हैं, इनके ऊपर गोली क्यों चला रहे हो? और जब वो नहीं माने तो बंदूक छीनने की कोशिश की, और जब बंदूक छीनने की कोशिश की तो जो सबसे नाम पूछ रहे थे उन्होंने एक मुसलमान को मार दिया, क्योंकि वो पर्यटकों को बचाने की कोशिश कर रहा था। एक कहानी आ रही है एक शाल विक्रेता की जो पहलगाम में रहते हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में शाल वाल बेची होगी, नंबर दिया होगा कि अपना आप आइए तो मैं आपको पहलगाम घुमाऊंगा। यहां से 10-12 लोग पहुंचे थे, उनको पहलगाम घुमा रहे थे, और जो ही ये सब कुछ शुरू हुआ सारे लोगों को पूरी वीरता के साथ बचा कर ले आए। ऐसे कितने ही किस्से हैं, हजारों पर्यटक जो वहां फंसे हुए थे उनको बचाया किसने? लोकल मुसलमानों ने बचाया। लेकिन वो खबर नहीं चलेगी। दिन रात हिंदू मुसलमान चलेगा ताकि पाकिस्तान की मंशा पूरी कर सके। कई बार मुझे लगता है कि टमाटर पाकिस्तान में महंगा होता है तो हमारा गोदी मीडिया परेशान हो जाता है, पाकिस्तान की मुद्रा गिर जाती है तो हमारा गोदी मीडिया परेशान हो जाता है, पाकिस्तान में कोई समस्या आती है तो हमारा गोदी मीडिया उसको रिपोर्ट करता है। अब पाकिस्तान चाहता है कि यहां पर हिंदू मुस्लिम विवाद हो, इसीलिए कल लोगों के धर्म पूछे गए, कल मैंने बहुत डिटेल में बात की थी। तो गोदी मीडिया वही काम कर रहा है कि यहां पर हिंदू मुसलमान हो। ये बताइए, गोदी मीडिया हमारे भारत के लिए काम करता है कि पाकिस्तान के लिए काम करता है? पाकिस्तान तो ये चाहता है, इसीलिए उसने अपने भेजे हुए आतंकवादियों से कहा था धर्म पूछो, वरना धर्म पूछने की जरूरत नहीं थी। वहां तो 90% 95% हिंदू थे, ये हर आदमी जानता है। और जिनके साथ महिलाएं थी, मंगलसूत्र किसी ने पहना होगा, किसी ने सिंदूर लगाया होगा, उनको देख के समझ में आ जाता है ये हिंदू महिलाएं हैं। लेकिन पूछा गया क्यों? क्योंकि उनका हैंडलर चाहता था कि यह संदेश जाए, ये लोग जाके बताएं कि उन्होंने धर्म पूछा, उन्होंने कलमा पढ़ने को कहा। यह सब जानबूझकर पूछा गया ताकि ये लोग जाके बताएं
और फिर यहां पर हिंदू मुस्लिम हो, हिंदुस्तान जितना बटेगा पाकिस्तान उतना ही खुश होगा। और उसकी इसी स्कीम में मदद कर रहा है हमारा गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और जो आईटी का पूरा ट्राल समुदाय है। एक पर्यटक की यह वीडियो देखिएगा, संकल्प नाम के व्यक्ति हैं, इनकी जरा वीडियो देख लीजिए, छोटी सी है, इससे आपके समझ में आएगा कि जो आम आदमी वहां पे है वो क्या देख रहा है और क्या सोच रहा है। कहना सबसे पहले ये कि जो 28 लोग वहां पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस इररिपेयरेबल है। वो यहाँ पे क्या करने आए थे? वो जिंदगी का आनंद लेने आए थे, जिंदगी ही नहीं रही, परिवार उजड़ गए। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहां पे ये हमला हुआ वहां पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूं आपको कि इस नदी की आवाज के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। सुना आपने, साफ साफ कह रहे हैं कि बचाने वाले भी वही थे जिन्हें आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो। जिन कश्मीरियों के खिलाफ, जिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हो, उन्होंने ही बचाया उन लोगों को। और मैं तो कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा था कि जिसने यह हमला किया है वो हिंदुस्तान का नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी का है तो कश्मीरियों का दुश्मन है। और मैंने कल भी कहा था, आज भी यह बात कह रहा हूं कि जिस आदमी ने किया है वो पूरे हिंदुस्तान का दुश्मन तो है ही, लेकिन खास तौर पर वो कश्मीरियों का दुश्मन है। उसने जो कुछ किया है, उसने कश्मीर के ऊपर धब्बा लगाया है। जो कश्मीर अपनी मेहमान नवाजी के लिए शान से कहता था कि हमसे बड़ा मेहमान नवाज कोई हो नहीं सकता है, उस कश्मीर की इमेज पर धब्बा लगाने का जिसने काम किया है वो असल में कश्मीरियों का दुश्मन है। और कश्मीरी इस बात को समझ रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी वाकई इस समय महान प्रधानमंत्री बनना चाहते तो कितना आसान समय है उनके लिए। डिकेंस ने अपनी किताब में लिखा है, दोज वर द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स एंड दोज वर द बेस्ट ऑफ द टाइम्स। जब सबसे बुरा वक्त होता है तो सबसे अच्छे का वक्त भी होता है। ज्यादा कुछ नहीं करना था मोदी जी को। मोदी जी के लिए इस समय एकदम शानदार मौका है। पूरा कश्मीर आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा है। 2-4-5% लोग होंगे, हर जगह 2-4-5% कीड़े होते हैं, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन 95% कश्मीर आपके साथ खड़ा है। हिंदुस्तान पूरा आपके साथ खड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान खड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की घटिया कार्रवाई की वजह से। विपक्ष आपके साथ खड़ा हो रहा है। सर्वदलीय बैठक में बिहार का अपना चुनाव प्रचार छोड़कर आइए, बात कीजिए, सारे कश्मीरियों को साथ लीजिए, सारे हिंदुस्तान को साथ लीजिए और पाकिस्तानी आतंकवाद जो हिंदुस्तान के अंदर है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दीजिए। कोई नहीं है जो आपको रोकेगा और इतिहास में आप महान प्रधानमंत्री की तरह दर्ज हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सिर्फ और हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए आप करेंगे और चुनाव प्रचार के लिए करेंगे, अगला वोट इसके नाम पर हो जाए, पुलवामा के नाम पर वोट मांगा गया, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। अगर इसी के लिए आप सारा कुछ करेंगे तो आप चाहे 10 बार प्रधानमंत्री बन जाएं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि जिस समय आप हिंदुस्तान को मजबूत कर सकते थे, आपने हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया। आप देखिए, थोड़े से कश्मीरी पंडित हैं वहां पर, कश्मीर में थोड़े से 7-8 हजार कश्मीरी पंडित बचे हुए हैं, 5-6 हजार ही असल में बचे हुए हैं। उनका संगठन है KPSS, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, और उसके जो नेता हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं संजय भाई, संजय टिकू। और KPSS के कल के आप ट्वीट्स देखिए, कल के आप फेसबुक पोस्ट देखिए, क्या लिख रहे हैं लोग। यही बात तो वो लिख रहे हैं कि बंधामा में लोग मार दिए गए, कश्मीरी पंडित मार दिए गए, नंदी मार्ग में टारगेटेड किलिंग हुई, मार दिए गए। किसने मारा आज तक किसी को पता नहीं चला, कोई गिरफ्तार नहीं।
आज फिर यहां पे टारगेटेड किलिंग हुई है और अगर यह चलेगी तो पहला शिकार कौन होगा? जो कश्मीर घाटी के अंदर थोड़े से कश्मीरी पंडित अपने सामान्य से घरों में रहते हैं, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी आर्मी, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद आखिर ये किलिंग क्यों हो गई। लेकिन हमारा पूरा गोदी मीडिया सब कुछ कर सकता है, अजित डोभाल, अमित शाह और मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। सारी प्रॉब्लम यही है। सरकार से यह सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी थी। हद यह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, अरे भाई वो नगरपालिका अध्यक्ष से ज्यादा कुछ नहीं रह गए हैं। आपने बना दिया वहां पर यूटी, उसके बाद पुलिस भी उनकी नहीं है, आर्मी भी उनकी नहीं है, एएफएसपीए लगा हुआ है। पूरी तरह से आर्मी सारे निर्णय लेती है और केंद्र सरकार निर्णय लेती है, सुरक्षा में उनका कोई लेना देना नहीं है। कल जब मीटिंग बुलाई गई वहां पर, उसमें जम्मू कश्मीर के चयनित मुख्यमंत्री को बुलाया तक नहीं गया। आप सोच सकते हैं। राजदीप सरदेसाई ने आज इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है। उनको जानना चाहिए और जानते ही होंगे कि वहां के सिक्योरिटी में कोई रोल ही नहीं है उनका। एक बड़ी नगरपालिका के चेयरमैन के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन उनसे सवाल पूछा जाएगा, उस अमित शाह से सवाल नहीं पूछा जाएगा, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास आर्मी है, इंटेलिजेंस है, सारा कुछ है। अजित डोभाल जी से नहीं पूछा जाएगा, जो इस देश के नेशनल सिक्योरिटी के चीफ हैं। बाकी मोदी जी से सवाल पूछने की तो खैर हिम्मत ही नहीं है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने कार्रवाई की है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर जो भड़काने वाली थी ऐसी 25 पोस्ट को वहां की जिला पुलिस ने हटाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश भर में जो 25 लाख पोस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए काम की जा रही हैं, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने एक बनाकर डाला था। वो आजकल क्या होता है, गिजमी फिजमी वो डाला हुआ था बनाकर, इतना घटिया कि देखकर दिमाग किसी का खराब हो जाए। हटा दिया गया उसको, लेकिन वो व्हाट्सएप पे घर घर तो पहुंच गई होगी। ये जो घर घर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये जो देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, इससे किसको फायदा होगा जरा खुद सोचिएगा। हमारे प्रधानमंत्री जो कश्मीर नहीं जाते हैं, इसके पहले भी कश्मीर की अपनी यात्रा कैंसिल उन्होंने कर दी थी। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी की बात हो रही थी, इंटेलिजेंस था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, और इस इंटेलिजेंस के बावजूद जब पहलगाम में कुछ गड़बड़ हुआ, बैसरण में जब गड़बड़ हुआ, तो कहीं कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। तो एक बार कैंसिल कर चुके हैं, अब वो जा नहीं रहे हैं। यहां तक कि जो मीटिंग हो रही है, जिसमें सर्वदलीय मीटिंग हो रही है, उसमें भी वो नहीं रहेंगे बिहार में आराम से चुनाव के लिए। कल नीतीश कुमार का वीडियो आपने देखा ही होगा, एयर शो देख रहे थे, आईपीएल का मैच चल रहा था। और सबसे मजेदार दो बातें और करके अपनी बात खत्म करूंगा। घोड़े वालों ने, टैक्सी वालों ने पैसा नहीं लिया पर्यटकों से, लेकिन जो आपकी ट्रेवलिंग एयरलाइंसेज हैं, इन्होंने 5-5, 6-6 गुना किराया बढ़ा दिया। कल 50-50 हजार रुपया देकर लोग आए हैं। भारत सरकार का जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसने अपील की। अरे मंत्रालय अपील क्यों कर रहा है? मंत्रालय आदेश क्यों नहीं कर सकता था कि 10,000 रुपए से ज्यादा टिकट तुम नहीं लगा सकते, वरना तुम्हारे ऊपर हम कार्रवाई करेंगे? नहीं, अपनी एयरलाइंस बेच दी, इंडियन एयरलाइंस, और बाकी से अपील कर रहा है। मंत्रालय है या क्या है? किस बात के लिए मंत्रालय है? किस बात के लिए इसके लोगों को तनख्वाह दी जाती है, इसका बजट दिया जाता है? अगर ये सारे एयरपोर्ट बेच चुके हैं अडानी और किसको किसको, और अगर सारे के सारे एयरलाइंस जो अपने पास थे वो बेच चुके हैं प्राइवेट सेक्टर को, टाटा को, और उनके ऊपर इनकी इतनी भी नहीं चलती है कि पहलगाम जैसी आपदा के समय टिकट का रेट कंट्रोल कर पाए, तो मेरा सवाल यह है कि इस मंत्रालय को रखने की जरूरत क्या है और सुरक्षा पर कितना सरकार ध्यान दे रही है? एक पुरानी खबर आपको याद दिला दे रहा हूं, जिस पर पहले भी मैं बात कर चुका हूं। राजस्थान की सीमा पर आर्मी की जमीन थी, जो नो मैंस लैंड थी, जहां पर किसी को जमीन दी नहीं जा सकती थी, कोई फैक्ट्री डाली नहीं जा सकती थी। वो जमीन नियम बदलकर अडानी को दे दी गई पंचक्की लगाने के लिए। सोचिएगा सिक्योरिटी की कितनी चिंता है इस सरकार को। उसके बाद जब कोई घटना हो जाती है तो सरकार से सवाल पूछने की जगह सवाल कोई उमर अब्दुल्ला से पूछ रहा है, कोई जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछ रहा है, कोई मुझसे सवाल पूछ देगा, कोई आपसे सवाल पूछ देगा। जिनके पास जिम्मेदारी है इस देश की रक्षा की, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। और जो गोदी मीडिया कह रहा है कि बिहार से ऐलान करेंगे मोदी जी बड़ी घटना का, उस गोदी मीडिया से सवाल है कि कश्मीर के मामले पर कश्मीर से ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? क्यों नहीं जा रहे हैं कश्मीर? राहुल गांधी अपनी यात्रा कैंसिल करके आ गए, लेकिन वो देश के अंदर अपना चुनाव प्रचार नहीं रोक सकते हैं। क्यों? पूछिएगा खुद से यह सवाल। अगर जरा सी भी देश के लिए इज्जत बची है मन में, अगर जरा सी भी इंसानियत बची है आपके भीतर, तो इसका जवाब जरूर मिलेगा, और जो मिलेगा वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।